सोचिए एक ऐसी किताब जो लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी और आज भी दुनिया भर के जर्नल, सीईओ, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कोच भी उसे पढ़ते हैं। बिल्कुल। नाम है सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। हम देखेंगे कि ये किताब असल में क्या है, इसके ये जो रहस्यमयी लेखक हैं सन त्जू, वो कौन थे, इसके मुख्य विचार क्या हैं और क्यों युद्ध की ये प्राचीन कला आज भी इतनी काम की है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कैसे ये जो मिलिट्री टेक्स्ट है ये सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर उस क्षेत्र के लिए एक गाइड बन गया है जहां रणनीति और कंपटीशन शामिल है। तो सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ये द आर्ट ऑफ वॉर आखिर है क्या? देखिए, ये चीन के स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड यानी करीब 5th सेंचुरी ईसा पूर्व का एक मिलिट्री टेक्स्ट है। अच्छा। इसमें 13 छोटे-छोटे अध्याय हैं और हर अध्याय युद्ध कला के एक अलग पहलू पर, एक अलग आर्ट फॉर्म पे फोकस करता है। और इसके लेखक सन त्जू जी, उनके बारे में क्या कोई पक्की जानकारी है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब पारंपरिक रूप से इसका क्रेडिट सन त्जू या सन वू नाम के एक जनरल को दिया जाता है। इतिहासकार सिमा कियान के रिकॉर्ड्स में भी जिक्र है कि उन्होंने वू के राजा हिलू के लिए काम किया था। एक कहानी तो ये भी है कि उन्होंने महल की दासियों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी थी। तो फिर इसमें शक की क्या बात है? मतलब रिकॉर्ड्स तो हैं। शक इसलिए है क्योंकि उस दौर का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है ज़ुओज़ुआन, उसमें सन त्जू का नाम कहीं नहीं मिलता। अरे हाँ, और इसी वजह से 12वीं सदी से ही विद्वान उनके होने पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि सन वू एक तरह का वर्णनात्मक नाम था जिसका मतलब है भगोड़ा योद्धा। लेकिन 1972 में कोई बड़ी खोज हुई थी है ना, वो यिन क्यूशान हान स्लिप्स। बिल्कुल, वो एक गेम चेंजर था। एक हान राजवंश की कब्र से बांस की पट्टियां मिली। अच्छा। जिन पर 2 अलग-अलग ग्रंथ लिखे थे। एक सन त्सू का था जो आज की किताब से मेल खाता है और दूसरा उनके ही वंशज सन बिन का। तो इससे ये साबित हो गया कि वो थे। इससे ये पुष्टि हुई कि मास्टर सन के नाम से कम 2 ग्रंथ तो थे। इसने बहुत सारा जो ऐतिहासिक भ्रम था उसे दूर कर दिया। अब ये माना जाता है कि जो असली आर्ट ऑफ वॉर है वो 500 से 430 ईसा पूर्व के बीच पूरी हुई थी। ठीक है, तो लेखक की पहेली को एक तरफ रखते हैं और उन विचारों पर आते हैं जिन्होंने इस किताब को इतना खास बना दिया है। सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक है, सर्वोच्च उत्कृष्टता दुश्मन के प्रतिरोध को बिना लड़े तोड़ने में है। इसका असल में क्या मतलब है? ये रणनीति का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक युद्ध, कूटनीति और विध्वंसक गतिविधियों का इस्तेमाल करके जीत हासिल करना। बिना लड़े करना सबसे खराब रणनीति है। ये तो पाशविक बल के बजाय रणनीतिक सोच के विचार पर हमें लाता है। और मैंने पढ़ा है कि इसमें खुफिया जानकारी के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, धोखा एक प्रमुख साधन है। वो कहते हैं जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें और जब कमजोर हों तो मजबूत दिखें। अच्छा। मतलब दुश्मन को अपने असली इरादों के बारे में हमेशा गुमराह करें। एक बुद्धिमान जनरल तभी लड़ता है जब योजना के माध्यम से जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी हो। बहुत सारी गणनाएं जीत की ओर ले जाती हैं जबकि कुछ गणनाएं हार की ओर। तो ये सब कुछ पहले से होमवर्क करने के बारे में है। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने किसी भी संघर्ष से पहले 5 स्थायी कारकों का आकलन करने को कहा है। चलिए उन 5 स्थायी कारकों को समझते हैं। ये तो किसी भी लीडर के लिए एक चेकलिस्ट की तरह लगते हैं। हाँ है ही। पहला है नैतिक कानून। नैतिक कानून इसका मतलब है कि क्या लोग अपने शासक के साथ पूरी तरह से सहमत हैं, और आज की भाषा में कहें तो क्या कंपनी के कर्मचारी कंपनी के विजन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो बिजनेस के लिए भी लागू होता है। और दूसरा है स्वर्ग यानी हेवन। ये पर्यावरण से जुड़े कारक है, दिन और रात, मौसम, ऋतुएं। मतलब मार्केट का टाइमिंग या इकोनॉमिक साइकिल। बिल्कुल। तीसरा है पृथ्वी यानी अर्थ। इसमें भूभाग आता है, दूरियां, खतरा, खुला मैदान। बिजनेस में ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, आपका मार्केट। चौथा है कमांडर, मतलब लीडर के गुण, ज्ञान, ईमानदारी, उदारता, साहस और कठोरता, यानी लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ। और 5वां है विधि और अनुशासन, यानी आपका संगठन, आपकी सप्लाई चेन, रिसोर्स मैनेजमेंट।
जिसे हम आज ऑपरेशनल एक्सीलेंस कहते हैं। और इनके आधार पर एक लीडर को खुद से 7 सवाल पूछने चाहिए, अपनी तुलना अपने प्रतिद्वंदी से करते हुए। जैसे किसका कमांडर ज्यादा काबिल है, किसकी सेना ज्यादा मजबूत है, किसके सैनिक बेहतर प्रशिक्षित हैं। ये एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। ये खुद को और दुश्मन को जानने के बारे में है, जैसा कि सन त्सू ने कहा। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही। चलिए कुछ और प्रमुख युक्तियों पर बात करते हैं। अनुकूलनशीलता मतलब अडेप्टेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा विषय लगता है इस किताब में। निश्चित रूप से वो कहते हैं सैन्य युक्तियां पानी की तरह हैं। पानी की तरह? हाँ, जैसे पानी ऊंची जगहों से दूर और नीची जगहों की ओर बहता है। विचार यह है कि जो मजबूत है उससे बचें और जो कमजोर है उस पर प्रहार करें। कठोर योजनाएं तो वो अराजकता की ओर ले जाती हैं। और एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो थी लंबी लड़ाई से बचना। हम तो अक्सर युद्ध को एक लंबे संघर्ष के रूप में ही सोचते हैं, लेकिन सन त्सू का तर्क है कि किसी भी राष्ट्र को लंबे संघर्ष से कभी लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपकी संसाधन और मनोबल दोनों खत्म कर देते हैं। लक्ष्य एक तेज, एक निर्णायक जीत होनी चाहिए। इसीलिए वो दुश्मन की रसद पर कब्जा करने की सलाह देते हैं। ये आपकी सेना को बनाए रखता है और उनकी सेना को कमजोर करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और आखिरी अध्याय? वो पूरा का पूरा जासूसों के उपयोग के लिए समर्पित है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जासूसी बहुत जरूरी है। सन त्सू 5 प्रकार के जासूसों की पहचान करते हैं: स्थानीय, आंतरिक, परिवर्तित, विनाशकारी और जीवित। 5 तरह के। हाँ, वो इसे पूर्व ज्ञान यानी फोर नॉलेज प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानते हैं, जो कि जीत की कुंजी है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज भी इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब आज के बिजनेस, स्पोर्ट्स, राजनीति में इसका क्या काम? क्योंकि इसके सिद्धांत कालातीत हैं। वो हमेशा लागू होते हैं। रणनीति से हमला ये आज के दौर में एक प्रतियोगी की सप्लाई चेन को बाधित करना बन जाता है। अच्छा, युद्ध छेड़ना आज के दौर में प्राइस वॉर में अपने संसाधनों का प्रबंधन करना बन जाता है। माओ त्से तुंग से लेकर जनरल डगलस मैकार्थर और यहाँ तक कि NFL कोच बिल बेलिचिक ने भी इससे प्रेरणा ली है। बिल बेलिचिक, वो तो लेजेंड है। हाँ, और उनकी पूरी कोचिंग फिलॉसफी ही तैयारी, धोखा और दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को बेकार कर देने पर आधारित है। ये सीधा द आर्ट ऑफ वॉर से आता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जो आधा सैन्य मैनुअल है और आधा दार्शनिक गाइड। बिल्कुल। और इसका मूल संदेश ये लगता है कि सबसे बड़ी जीत वह है जो बिना एक भी लड़ाई की जीती जाए। और ये ज्ञान गहरी तैयारी, अपने पर्यावरण को, अपने प्रतिद्वंद्वी को और सबसे महत्वपूर्ण खुद को समझने से आता है। ये युद्ध के बारे में कम और रणनीति के बारे में ज्यादा है। यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। सन त्सू धोखे और जासूसों के माध्यम से दुश्मन के मन को जानने पर बहुत जोर देते हैं। डिजिटल जानकारी, सोशल मीडिया और AI पावर्ड एनालिटिक्स के इस युग में दुश्मन को जानने का वास्तव में क्या मतलब है और रणनीतिक बुद्धिमत्ता और अनैतिक निगरानी के बीच की रेखा वो कहाँ है?